ठीक है चलो। उत्तरी उत्तरी आयरलैंड का एंट्रीम पठार लिखेंगे कोलंबिया स्नेक पठार और दक्कन का पठार है। उत्तरी आयरलैंड का एंट्रीम पठार, एंट्रीम पठार। सेकंड क्या है? कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ प्लेट्यू, डाइसेक्टेड प्लेट्यू। डाइसेक्टेड प्लेट्यू, डाइसेक्टेड का मतलब होता है डाइसेक्शन किया हुआ, होता है ना डाइसेक्शन, काटा, समझ में आ गया, काट दिया है। तो डाइसेक्टेड प्लेट्यू बेसिकली क्या होता है कि जब डेनुडेशन के एजेंट्स ने किसी चीज को काट दिया है, किसी सरफेस को काट दिया है। अब डेनुडेशन के एजेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हवा, मतलब है ना, विंड, कि बहता हुआ पानी, ठीक है, ग्लेशियर, ठीक है, समुद्र की लहरें, वो सब क्या करेंगी? वो सतह को काट देती हैं। और काटने के बाद फॉर एग्जाम्पल ऐसा रहा होगा कुछ, और ऐसे करके उसे काटते 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 जो है उसने क्या कर दिया, ऐसे करके जो है इसने कुछ इस तरह से ऐसे करके वो कुछ क्रिएट कर दिया। समझ में आ गया? और अब ये क्या बन गया? ये बन गया डाइसेक्टेड प्लेन। या मान लें कभी प्लेन रहा होगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जैसे नदियां आ रही हैं, नदी काट रही, इरोजन कर रही है, समझ में आ गया, हवा चल रही है, तो वो सरफेस क्या बना देगी? इर्रेगुलर बना देगी। और इर्रेगुलर बना करके अगर उसने क्या कर दिया, उसने उसको प्लेटू रूप दे दिया, तो वो हो जाएगा डाइसेक्टेड प्लेट्यू। जैसे हम देखेंगे इसमें एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यू भी है। समझ आ गया? ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू बेसिकली ऐसी बना क्योंकि वहां पर जो है नदियां फ्लो कर रही है। जैसे हम देखते हैं दिस इज इंडिया, ठीक है ना, तो ये पूरा रीजन, तो यहाँ पर से नदियां क्या हो रही है, ऐसे करके फ्लो कर रही है इस तरह से। तो ये यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज और ये सब जो है, तो काटते 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 उन्होंने क्या कर दिया है, एक प्लेट्यू जैसा बना दिया। मेरी बात में गई? ठीक है। और यहाँ पर जो है प्लेट्यू बनाया, और यहाँ पर जो है ये हम देखते हैं क्या बन जाएगा, ये वेस्टर्न घाट्स बन जाएगा। मेरी बात में गई? ठीक है, मतलब ऐसा है इस तरह से। क्लियर? अब ये हो गए तुम्हारे वेस्टर्न घाट्स, ये हो गए ईस्टर्न घाट्स। समझ आ गया? और नदी की आ रही है यहाँ पर, क्योंकि स्लोप इस तरफ से है, तो क्या अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दिस इज योर अरेबियन सी और ये है बे ऑफ बंगाल। समझ आ गया? तो वो काटते 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 इरेगुलर बन गया। अब यहाँ की पहाड़ियों को हम बोल रहे हैं वेस्टर्न घाट्स, सॉरी ईस्टर्न घाट्स, और ये है तुम्हारा वेस्टर्न घाट्स। मेरे पास में गई? अब वो पहाड़ियों को रूप ले लिया, मेरे पास में गई, और यहाँ पर जो है काट करके तुम्हारा जो है प्लेट्यू शेप आ गया तुम्हारा। समझ आ गया? कर्नाटक में जाओगे तो जो है मलनाड मैदान हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। महाराष्ट्र में जाओगे तो यही स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या कहलाएगा, डेक्कन लावा प्लेट्यू। समझ आ गया? ठीक है ना। फिर तेलंगाना और रायलसीमा प्लेट्यू हो जाएगा तुम्हारा। तो इस तरह से ये बना हुआ है। तो इसलिए हमने जो है क्या, डेक्कन प्लेट्यू को डाइसेक्टेड, वोल्केनिक प्लेट्यू और टेक्टोनिक प्लेट्यू तीनों पढ़ा। क्लियर? ठीक है ना। ये तो ये डाइसेक्शन किसने किया है? एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन ने या एजेंट्स ऑफ इरोजन ने किया है। समझ आ रहा है? लिखें इस थ्रू द कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ weathering and erosion by running water, ice and winds, weathering erosion लिखेंगे, by running water, comma ice and winds लिखेंगे, high and extensive regions are gradually worn down, टूट जाते हैं, gradually worn down, and their surfaces made irregular, समझ में आ गया?
ये तो एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, डेक्कन प्लेट्यू, एग्जाम्पल लिखेंगे डेक्कन प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, प्लेट्यू ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ब्राजीलियन प्लेट्यू, ब्राजीलियन प्लेट्यू, समझ आ, and the plateau of southwestern USA, and the plateau of southwestern USA. देखेंगे अपर्दन की लगातार प्रक्रिया से, अपर्दन की लगातार प्रक्रिया से लिखेंगे उच्च स्थल लिखेंगे बहते पानी, बर्फ और हवा के कारण लिखेंगे अनियमित सतह का निर्माण करते हैं, सतह का निर्माण करते हैं, जिसे डाइसेक्टेड प्लेट्यू कहा जाता है, डाइसेक्टेड प्लेट्यू कहा जाता है। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, दक्कन का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राजीलियन पठार, ब्राजील का पठार, वेस्टर्न पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, वहां पे ठंडी हवा आ रही है इस पे तो, ठीक है। और क्या लिखा, साउथ वेस्टर्न यूएसए, दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का पठार, ठीक है, ब्राजील का पठार, तो देखें समझ में आया? तो ये हमने पढ़ लिए प्लेट्यूज, इज इट क्लियर? तो भाई कितने तरह के प्लेट्यू थे? 4 तरह के प्लेट्यू थे। अच्छा, कितने तरह के जो है माउंटेन थे? 4 तरह के माउंटेन थे, कौन कौन से? इंटरमॉन्ट प्लेटूनी। माउंटेन कितने तरह के थे? फोल्ड, ब्लॉक, वोल्केनिक और रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है, समझ में आ गया? अब सुने, और प्लेट्यू पहला टेक्टोनिक, दूसरा इंटरमॉन्ट, तीसरा डाइसेक्टेड, ठीक है। अब एक और है, इज इट क्लियर? अब लिखेंगे एक और प्लेट्यू, कितना हो गया? 5th ना, अब 5th है पीडमॉन्ट प्लेट्यू, पीडमॉन्ट प्लेट्यू, पीड जो शब्द आया है वो आया है फुट से, समझ में आ गया? पीड, पेडिक्योर, पैरों का, समझ में आ गया? ध्यान रखना, ध्यान रहेगा, होगा ही तुमको, तो समझ में आ गया? तो पीड पैर, समझ में आ गया? ठीक है, पेडी। अच्छा, मॉन्ट का मतलब माउंटेन, मॉन्ट का मतलब माउंटेन, इसका मतलब ये है कि ऐसा प्लेट्यू जो कि जो है पहाड़ के पैरों पर लाए करता है, उसके फुट पर लाए करता है, उसको हम बोलते हैं पीडमॉन्ट। पीड मतलब पैर, मॉन्ट मतलब माउंटेन, सपना, ठीक है। तो मतलब ये पहाड़ है और इसके फुट पे जो है जो प्लेट्यू लाई कर रहा है, इसको हम बोलेंगे पीडमॉन्ट प्लेट्यू। समझ में आ गया? बोलोगे तो नहीं? तो इंग्लिश में ना रूट वर्ड्स होते हैं, उनको पकड़ना होता है, और ये तभी क्लियर होते हैं जब आप डिक्शनरी देखते रहते हो, समझ में आ गया इसका मतलब क्या है, ओरिजिन कहाँ से है, एटाइमोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, तो ये चीजें देखें तो फिर वो याद हो जाएगा आराम से, समझ में आ गया? फिर ये सोचना नहीं पड़ेगा इसका मतलब क्या था, क्या था वो, ठीक है। तो लिखेंगे, इट इज अ प्लेट्यू, it is a plateau which is located
It is a plateau which is located at the foot of the mountain. Which is located at the foot of the mountain. लिखेंगे यह वह पठार होता है, यह वह पठार होता है जो पर्वतों के क्या बोलेंगे इसको हम हिंदी में, हाँ, पर्वतों के तले में, पर्वतों के तले में स्थित होता है। ठीक है, हाँ, पर्वतों के तले में स्थित होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार। ठीक है, अब जैसे मान लेते दिस इंडिया, ठीक, ये अरावली रेंज है, दीज आर अरावलीज, और ये है मालवा प्लेट्यू। समझ में आ गया? ठीक है, दिस इज मालवा प्लेट्यू, तो लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे, मतलब ड्रॉ कर लेंगे इसको। ठीक, तो तुम ये लिख सकते हो कि मालवा प्लेट्यू इज लोकेटेड एट द फुट ऑफ द अरावली रेंज। ठीक है ना, तो लिखो चलो उसको। ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है पैटागोनिया प्लेट्यू। पैटागोनिया प्लेट्यू, पैटागोनिया है, अर्जेंटीना में है, और यहां पर रेंजेस हैं एंडीज। समझा गया? रेंज कौन सी होंगी? एंडीज होंगी। ठीक है, तो पीडमोंट, जैसे हमने देखा था, इंटरमोंट है ना, इंटरमोंट, इंटर मतलब बीच में, ISBT, इंटर स्टेट बस टर्मिनस, अंतरराज्य, दो राज्यों के बीच में, इंटरमोंट, दो माउंटेन के बीच में। समझा गया? पीडमोंट, ठीक है, माउंटेन के पैरों में। पैटागोनिया प्लेट्यू कहाँ है? अर्जेंटीना में है। ठीक है, ठीक, और रेंज कौन सी होगी? एंडीज होगी। इसको लिखेंगे एक और एग्जांपल, पीडमोंट प्लेट्यू। सुनो, इसका नाम ही वही है, एक्चुअली यहीं से ही आया, तो लिखेंगे ये यूएसए में है, पीडमोंट प्लेट्यू, PIEDMONT, पीडमोंट प्लेट्यू। और पहाड़ कौन से होंगे? रॉकीज होंगे। ठीक है, पीडमोंट, ये नाम ही इसका है। समझ आ गया? ठीक, तो यहीं से ये नाम आया है। इज इट क्लियर? सो देखो, दिस कंप्लीट्स योर प्लेट्यू, मतलब माउंटेनी प्लेट्यूज। ठीक है, हाँ, ध्यान है तुम्हारा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो वी हैव स्टडीड योर माउंटेन्स, प्लेट्यूज। अब चलेंगे हम प्लेन्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे हम प्लेन्स, मैदान। मैदान। नाउ प्लेन्स बेसिकली क्या है? देखें, अगर अर्थ के सरफेस पे ऊपर उठा हुआ पोर्शन माउंटेन कहलाता है, तो अर्थ की सरफेस पे जो है थोड़ा सा समतल लेवल जो है लैंडफॉर्म प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है। और ऑब्वियसली बात है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा प्लेन हो कि जैसे किसी ने बिल्कुल सीमेंट से बना रखा होगा, मतलब इस तरह से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये मेरी बात में आ गई? ठीक है, ऐसे ढुलकता हुआ भी हो सकता है, रोलिंग प्लेन उसको बोलते हैं हम। इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये चीज है, तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक, तो प्लेन क्या है? अर्थ के सरफेस पे जो लो लैंड्स हैं उनको हम प्लेन कहते हैं। इज इट क्लियर? मैदान लिखेंगे इस पे। अ प्लेन इज एन एरिया ऑफ लो लैंड, अ प्लेन इज एन एरिया ऑफ लो लैंड either level or undulating, either level or undulating, undulating, ये देखो undulating लिखेंगे, it seldom rises more than, it seldom rises, seldom मतलब
कभी कभार, नहीं बोलते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, समझ आ गया, जब कुत्ते भौंकते हैं तो वो कभी कभार ही काटते हैं, तो कभी कभार सेल्डम लिखेंगे। इट सेल्डम राइजेज more than few hundred feet, more than few hundred feet, it seldom rises more than few hundred feet, समझ आ गया, ये चीज है। अब लिखेंगे इस पे हिंदी में, लिखेंगे धरती की सतह पर समतल भूमि, धरती की सतह पर समतल भूमि समतल भूमि लिखेंगे, चाहे वह उबड़ खाबड़ अवस्था में हो, उसे मैदान कहा जाता है, उसे मैदान कहा जाता है। उसकी ऊंचाई कुछ 100 फीट से अधिक, उसकी ऊंचाई कुछ 100 फीट से अधिक नहीं होती है, समझ में आ गया, ठीक, 100 फीट, कुछ 100 फीट से अधिक नहीं होती है, समझ में आ गया, ठीक है, अगर होगी भी तो कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है। ये अब लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ प्लेन्स, मैदानों के प्रकार, तो फर्स्ट स्ट्रक्चरल प्लेन्स, स्ट्रक्चरल प्लेन्स, ठीक है ना, संरचनात्मक मैदान, समझ आ गया, जिनका स्ट्रक्चर ही प्लेन है, मेरी बात समझ में आई, मतलब जो पहले से ही वर्ल्ड के डिप्रेस्ड एरियाज हैं, मतलब जहां पर पहले मतलब बने नहीं है, जो ऑलरेडी नेचुरली है, समझ में आ गया, तो जिनका स्ट्रक्चर ही डिप्रेस्ड है, समझ में आ गया, वर्ल्ड के, तो उनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल प्लेन्स, समझ में आ गया। देखो एक तो बन गए हैं, है ना, ठीक है ना, ये तो ये नहीं है जो ये नेचुरली पहले से ही प्लेन थी, कुछ समझ आ रहा है, नहीं नेचुरली मतलब कैसे, वो हम देखते हैं कि अब जैसे अब किसी के बाद हम देखेंगे कि जैसे गंगा प्लेन है, उत्तर भारत का मैदान है, वो था नहीं, मेरी बात समझ आई, उसको नदियों ने बनाया, इज इट क्लियर, तो वो बनाया गया, समझ में आ गया, ठीक है। फिर जैसे एक और प्लेन हम पढ़ेंगे इरोजनल प्लेन, तो मतलब जो है वो प्लेन था नहीं, लेकिन जो है नदी जो हवा ने उसको समतल बना दिया, समझ आ गया, तो उसको हम बोलते हैं इरोजनल प्लेन। और ये क्या है, ये पहले से ही प्राकृतिक रूप से जो है लोलैंड्स, तो इनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल प्लेन्स, समझा सिमरन, ठीक है। तो जिनका स्ट्रक्चर पहले से ही प्लेन है उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल प्लेन्स, तो लिखो फिर, लिखेंगे these are the structurally, these are the structurally depressed areas of the world, structurally depressed areas of the world, ठीक है, समझ में आ गया, देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए, एग्जाम्पल ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए and central lowlands of Australia, Great Plains of USA and central lowlands of Australia, हिंदी में लिखेंगे, लिखेंगे यह संरचनात्मक रूप से विश्व के समतल स्थल हैं, समतल स्थल हैं, एग्जाम्पल संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहत मैदान, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे संयुक्त राज्य अमेरिका के वृहत मैदान और ऑस्ट्रेलिया के
केंद्रीय, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय मैदान, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल प्लेन्स, समझ में आ रहा है। सेकंड टाइप ऑफ प्लेन नोट कर लेंगे हम। दूसरा है डिपोजिशनल प्लेन। डिपोजिशनल प्लेन समझ में आ गया। प्लेन्स हिंदी में क्या बोलेंगे, अवसादीय मैदान, ठीक है, अवसाद से, अवसादीय मैदान, ठीक है, डिपोजिशनल प्लेन। अब यहां देखें नोट कर लिया, आगे बढ़े। देखें अब डिपोजिशनल प्लेन क्या हुआ। अब क्या होता है, जैसे कि रेन है, ठीक है, रनिंग वाटर है, बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, वेव्स, एयर, ठीक है, ये क्या करेंगी, ये जो है अपने साथ सेडिमेंट्स लाएंगी। समझ में आ गया। पानी है तो सॉरी, जो बारिश हुई, अब ऐसे करके क्या हो जाएगा, बारिश हुई तो हम देखेंगे अगर कोई पत्थर है या कोई हार्ड मिट्टी है तो वो क्या होगा, उसको इरोजन होगा, पानी की बूंद टपकेगी और वो ऐसे करके जो है वो मिट्टी होगी वो टूटेगी इस तरह से, तो उसको हम बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। पानी की बूंद आई पटाख से ऐसे करके जो है, समझ में आ गया। जबकि पानी की बूंद बहुत छोटी है लेकिन क्या होगा, उसको उखाड़ देगी पूरा सा, जैसे क्लियर बॉम्ब के तरह जैसे जो है। अब वो क्या होगा, वो फिर फ्लो करेगा। और साथ में अगर मान लेते हैं बहता पानी जैसे नदी हो गया, तो नदी अपने साथ जितने भी ग्लेशियर वेव्स ये अपने साथ सेडिमेंट लेके आएंगे। और अगर मान लेते हैं ऐसी ऐसी कोई जगह होगी इस तरह से जो है, वहां पर धीरे धीरे करके जो है ये चीजें जो सेडिमेंट्स हैं बैठते चले जाएंगे और करते करते लाखों करोड़ों सालों में वो सारे डिप्रेशन को भर देंगे और तब हम देखेंगे कि एकदम मैदान बना। तो इसका मतलब हवा इन सब से ये चीज बनती है। और अब तुम यहाँ रह रहे हो, मेरी बात में आ गई। तो पहले यहाँ पर था। अब जैसे हम देखेंगे कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जो है ये तो तुम्हारा था, ये जो रीजन था ऐसे करके, ठीक है, ये रीजन है तुम्हारा इंडियन प्लेट, समझ में आ गया, ऐसे टकराया था जो, ठीक है। अब जब ये टकराया तो हम देखेंगे यहाँ नीचे नीचे इस करके जो माउंटेन बिल्डअप हो गए, समझ ये ऊपर वाला उठा हुआ पोर्शन है, ठीक है, प्लेट तो फिर होगी तो टकराई होगी यूरेशियन प्लेट से। अब क्या हुआ कि इसके और इसके बीच में बहुत ही गहरी खाइयां थी, समझ में आ गया। करोड़ों साल पहले जो है डेक्कन से अगर तुम हिमालय देखते तो जो है तुम्हें मैदान नहीं दिखाई देता जैसे आज तुम्हें इंडो गैंगेटिक प्लेन दिखाई देता है, बहुत ही गहरी खाइयां थी, समझ में आ गया। उत्तर प्रदेश में तो कई जगह जो है 8-8, 9-9 किलोमीटर जितनी गहरी खाई थी। अब तुम सोचो ना कि मतलब जब प्लेट्स टकरा रही हैं तो वो कितना बड़ा डिप्रेशन बना रही होंगी मेरी बात में। और ये पूरा का पूरा रीजन तुम्हारा जो है क्या था, ये खाइयां थी, इसमें स्कारपेंट्स थे इस तरह से खाई, इज इट क्लियर। अब क्या हुआ कि जो है गंगा यमुना जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं तो उन्होंने जो है लाखों सालों से धीरे धीरे करते करते वो सारा का सारा जो है वो रीजन भर दिया विद द सेडिमेंट्स, और हम देखते हैं कि प्लेन एरिया बन गया। ये मतलब तुम्हारा अब यहाँ से तुम्हारा जो है इंडस उसकी ट्रिब्यूटरी है जितने भी है, या गंगा उसकी ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्र से, ये पूरा रीजन जो है दैट इज योर इंडो गैंगेटिक एंड योर ब्रह्मपुत्र प्लेन, समझ में आ गया। इसने वो डिप्रेशन भर दिए और एक जो है प्लेन एरिया बन गया और जो दुनिया का सबसे बड़ा एलुवियल ट्रैक्ट बना, समझ में आ गया, ठीक है, प्लेन बन गया था तुम्हारा, एलुवियल का जो मैदान बना। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हो गया डिपोजिशनल प्लेन, समझ में आ गया। अच्छा, ग्लेशियर भी बना सकता है प्लेन, इज इट क्लियर। ग्लेशियर जैसे ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर जो है बहुत भारी होता है, अपने साथ मिट्टी लाता है, मलबा लाता है, बड़े बड़े पत्थर लाता है। उसने क्या किया, हर बार आ रहा है अपने साथ मलबा लेके आ रहा है, करते 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 उसने डिपॉजिट करता गया, क्योंकि इसमें क्या होता है बड़े बड़े जो है बोल्डर्स से, समझ में आ गया, फाइन क्ले भी होती है, और उसने क्या कर दिया, सारा का सारा वो जो डिप्रेशन रहा होगा उसको भर दिया, तो वो बन गया मैदान। मेरी बात में आ गई। इसको हम बोलेंगे ग्लेशियल टिल या टिल प्लेन भी बोल देते हैं, जो ग्लेशियर बनाता है उसको हम बोलते हैं टिल प्लेन। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है। फिर कभी कभार क्या होता है कि जो है जैसे कि एरिड रीजन में, ठीक है, एरिड रीजन में वहां पर जो है ऑब्वियसली बात है
वहां पर पानी कम होता है। तो एरिड रीजन में या सेमी एरिड रीजन में, ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क, सेमी एरिड रीजन में क्या होता है, हवा जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, वो उड़ेगी तो ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, डिप्रेशन को वो भर देगी और हम देखेंगे एक प्लेन बन जाएगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है, ये चीज है। तो इस तरह से जो है आपका मैदान बनता है। तो जैसे तुम, ये क्या नाम था, ठीक है ना, तो जैसे तुम बोले सर स्ट्रक्चरली मतलब नेचुरली, जैसे तुम पूछ रही थी, तो बेसिकली ये था नहीं लेकिन बनाया गया है। और हम देखेंगे ये गंगा यमुना का जो मैदान और इंडो गैंजेटिक प्लेन, ये सबसे रिसेंट है। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? हिमालय के बनने के बाद ये बना। संरचना नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अगर डिपोजिशन नहीं होता तो नहीं बनता, अगर नदियां अवसाद नहीं लेके आती तो नहीं बनता। मेरी बात तुमको समझ आ गई? डिपोजिशन में, हाँ बिल्कुल, मतलब ये जो डिपोजिशनल प्लेन है ये तुम्हारा जो है हवा से, पानी से, इससे बनता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? इज इट क्लियर? देखा? तो इसमें क्या सोच रही हो तुम? भाई डिपोजिशन से बनता है तो बनता है, इसमें क्या बिल्कुल आइंस्टीन की क्वेश्चन पढ़ने लगी, MC स्क्वायर बात है तो है। अच्छा, ऐसे जो है हवा भी होती है। अच्छा, और ये क्या होता है कि ये जो प्लेन्स होते हैं, ये प्लेन्स होते हैं, ये जो है किनके? इंडिया का? इंडिया का नहीं, हाँ बिल्कुल रशियन प्लेटफॉर्म है, समझ में आ गया, वो पहले से ही, ठीक है। ये तो सुने, हम देखेंगे ये जो प्लेन बने हैं ये तुम्हारा बहुत ही प्रोडक्टिव प्लेन्स होते हैं। कैसे प्लेन्स होते हैं? प्रोडक्टिव प्लेन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एलुवियल है, समझ में आ गया, खासकर जो है नदियों द्वारा लाए गए, उसमें सिल्ट होता है, इसमें क्या होता है, क्रॉप्स ग्रो करेंगे। और हम देखेंगे दुनिया के बड़े बड़े मैदान, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्टिव प्लेन्स, ठीक है। और हम देखेंगे अर्ली सिविलाइजेशन इन्हीं जो है डिपोजिशनल प्लेन के अलॉन्ग बसी थी। जैसे अगर तुम बोलोगे कि जो है वर्ल्ड की फर्स्ट सिविलाइजेशन जो थी वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, ठीक ही नहीं थी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब मेसो प्लस पोटामिया दो शब्द से आया, पोटामोस। मेसो का मतलब होता है मिडिल, मीजो, पोटामोस का मतलब होता है रिवर, समझ आ गया? तो नदी के बीच में, नदी के बीच में मतलब दो नदियों के बीच में, मतलब इसके अगल बगल इसके अगल बगल क्या होगा, जो नदियां आएंगी तो वो अपने साथ सेडिमेंट लेके आएंगी और ये अगल बगल सेडिमेंट बिठाएंगी, और सिमिलरली दूसरी नदी है ये भी जो ऐसे बिठाएगी। तो हम देखेंगे ऐसा ये प्लेन बन जाएगा, प्रोडक्टिव प्लेन, समझ आ गया? टिग्रिस यूफ्रेटिस, समझ आ गया? इराक की सिविलाइजेशन, समझ आ गया? टिग्रिस और यूफ्रेटिस, दजला फरात बोलते हैं ना हिंदी में उसको, ठीक है ना। तो उसने कितना प्रोडक्टिव प्लेन बनाया कि वर्ल्ड की पहली सिविलाइजेशन इराक, वहां डेवलप हुई और वहां खेती की गई। गेहूं जितना भी है, एग्रीकल्चर सबसे पहले उसी जगह पे, उसी रीजन के आसपास प्रैक्टिस किया गया वर्ल्ड में। मेरी बात मुझे समझ आ रही है? ठीक है। तो हम बोलेंगे फर्स्ट सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई उसी डिपोजिशनल प्लेन जो कि टिग्रिस और यूफ्रेटिस ने किया था। तो मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में, टिग्रिस यूफ्रेटिस। मेरी बात समझ आ गई? वर्ल्ड की जो सेकंड सिविलाइजेशन थी वो थी आपकी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तुम्हें पता ही होगा, ठीक है, कौन सी थी? इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो इजिप्शियन जो है रिवर नाइल के अलॉन्ग, है ना, इजिप्ट को बोलते ही है गिफ्ट ऑफ नाइल, समझ आ गया? नाइल नहीं होती तो इजिप्ट नहीं होता। और समझ आ गया? नाइल रिवर आ रही है और वो डेल्टा बनाती है, हम देखेंगे बाद में तो कितना फर्टाइल डेल्टा है, तो समझ आ गया? वहां कॉटन ग्रो करता है और वर्ल्ड का जो है फाइनेस्ट कॉटन, इतना फाइन इंडिया में नहीं होता कॉटन, समझ आ गया? ठीक है, इजिप्ट का कॉटन जो था वो बहुत अच्छा कॉटन आता है, लंबे लंबे रेशे होते हैं उसमें, समझे? और इसी नाइल डेल्टा और इसी जो है नाइल रिवर के अलॉन्ग वो होता था, और उनकी पूरी फसलें इसी नाइल के अलॉन्ग होती थी। क्यों? क्योंकि डिपोजिशन जो हुआ। मेरी बात समझ आ गई? उसको हम बोलते हैं डिपोजिशनल प्लेन। तो समझ आ रहा है? तो कहाँ खो गए तुम लोग? ठीक है, इजिप्ट में खो गए तुम लोग, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये चीज थी। अब क्या होगा सुने, जैसे डेल्टा बनेगा ना डेल्टा,
तो डेल्टा कैसे बनेगा, मतलब जब रिवर अपने सेडिमेंट जो है समुद्र में डिपॉजिट कर देगी तो समुद्र में लैंड जो है डेवलप हो जाएगा और वो प्रोडक्टिव लैंड होगा, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा। तो इसका एग्जाम्पल डेल्टाइक प्लेन है, फ्लड प्लेन है, जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान मतलब जो है बाढ़ आई तो उसके अगल बगल जो है डिपॉजिट हो गया, फिर वापस बाढ़ मतलब नदी अपनी जगह चली गई, उसके अगल बगल क्या हो जाएगा, आपका प्लेन डेवलप हो जाएगा, फिर वहां पर तुम जो है खेती कर सकते हो। ये चीज है, समझ में आ रहा है। एलुवियल प्लेन हो गया तुम्हारा इसका एग्जाम्पल रनिंग वाटर का, ठीक है। और तुम्हारा हो गया ये डेल्टाइक प्लेन, ठीक है, फ्लड प्लेन, इज इट क्लियर, ठीक है। यहीं पर तो जो हम देखते हैं इंडिया में चावल बोए जाते हैं फ्लड प्लेन्स में, ठीक है ना, या फिर हम देखते हैं वो उसमें डेल्टाइक प्लेन्स में, सुंदरबन डेल्टा, समझ आ गया, वहां पर चावल बोए जाते हैं, धान बोया जाता है, इज इट क्लियर। तो सिविलाइजेशन ध्यान देना इसी के अलॉन्ग डेवलप होगी। और वर्ल्ड की तीसरी सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि तुम हिस्ट्री के विद्वान, तुम्हें पता है कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी के अलॉन्ग जो है जो सिविलाइजेशन बसी है ना, ठीक है, तो वो फर्टाइल है। फिर वर्ल्ड की फोर्थ सिविलाइजेशन चाइनीज, हुआंगहो नदी, समझ आ गया, हुआंगहो नदी के अलॉन्ग बसी, ठीक है ना, तो हम देखते हैं, ठीक है। तो नदियों के अलॉन्ग ही बस रही है, क्यों, क्योंकि नदी जो है सेडिमेंट्स लेके आ रही है, अवसाद लेके आती है और वो डिपॉजिट करती जाती है जो कि फर्टाइल होता है। इज इट क्लियर। हवा भी ये काम करती है, समझ आ गया, आइस भी ये काम करती है, ठीक। हाँ, लेकिन ये होगा जैसे आइस में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे, जैसे आइस लाएगी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, धीरे धीरे वो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वो भी धीरे धीरे छोटे छोटे टूट जाएंगे, समझा के समय के साथ साथ उनकी वेदरिंग होगी, करते 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 उनकी मिट्टी बन जाएगी। तो कहीं तो तुम उबड़ खाबड़ वाला मैदान देखोगे, अंडुलेटिंग जो मैंने बताया था तुम्हें, और कहीं जो है तुम देखोगे फाइन सेडिमेंट वाला, मतलब जो बर्फ जो लेके आई है, क्योंकि वो फाइन क्ले भी लेके आती है, मेरी बात समझेगी, तो वो भी हम देख सकते हैं। इतनी मेरी बात में आई तो उसमें लिखे डिपोजिशन, सुनो डिपोजिशनल प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और सुनो, हम ये कह सकते हैं कि क्यों इंडिया, चाइना, यहां पर ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, समझ आ गया, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसलिए क्योंकि ध्यान देना जितना बड़ा एलुवियल प्लेन होगा, जितना बड़ा एलुवियल ट्रैक्ट होगा, उतनी खेती की जाएगी, और जितनी खेती की जाएगी उतने लोग बसेंगे, क्योंकि पहले तो खेती होती थी ना लोगों के पास, समझ आ गया। तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां बसेंगे, तो तभी हम बोलते हैं कि इंडिया में जनसंख्या ज्यादा है, चाइना में ज्यादा है, समझ आ गया। क्योंकि जो हुआंग जब फ्लो कर रही है अपने साथ, वो हम देखेंगे बाद में, लोइस लेके आती है, और लोइस एक बहुत फाइन लोम होता है, लोमी सॉइल होती है, इतना अच्छा डिपॉजिट करती है कि उसने जो है, चाइना का पूरा एरिया वो फर्टाइल नहीं है, कुछ पहाड़ है, कुछ डेजर्ट है, समझ आ गया, लेकिन जो थोड़ा सा एरिया है वो जो है हुआंग हो उस पर जो ट्रिब्यूटरीज ने डेवलप किया है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट हम देखते हैं क्या, पॉपुलेटेड रीजन वो बनाता है। तो इसलिए ध्यान देना कि पॉपुलेशन बढ़ने का कारण, या मतलब जो है पॉपुलेशन कहीं ज्यादा है, उसका मेन वजह क्या है कि कितना प्रोडक्टिव है। अब सुनो, अब जैसे मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में रेगिस्तान है, तो वहां ऑब्वियसली बात है, वहां क्या बोगे तुम, और इसलिए तुम देखोगे वहां पर जो है बहुत कम जनसंख्या है, मेरी बात में आ गई। तो ये होना चाहिए कि सॉइल कितनी फर्टाइल है, इज इट क्लियर। अब इंडिया में तो जो है, इंडिया में तो हमेशा से ही जनसंख्या ज्यादा रही, आज की बात नहीं है वो, पहले से ही हम देखते हैं, इज इट क्लियर। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन में मोहेंजोदड़ो पढ़ते हैं, उसमें माना जाता है कि उस सिटी में उस समय 50 से 70 हजार लोग रहते थे, और ये एक सिटी थी, अप्रोक्सीमेशन है एक सिटी, और ऐसे इन द सिटीज कम से कम 2500-2600 सिटीज पाई गई जो साइट्स है। अब तुम लगा लो, ना हो 70,000, 25,000 भी है, फिर भी तुम देखोगे सिर्फ इंडिया के इतनी सी जगह में ही जितनी, ठीक है ना, वही तुम्हारा लाखों लोग हो रहे हैं, और हम कब की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं हम, मेरी बात समझ आ गई, क्यों, क्योंकि फर्टाइल प्लेन है। तो पंजाब का एरिया, तो पंजाब तो साडा पंजाब है ना, ठीक है, कितना प्रोडक्टिव रीजन है वो, इज इट क्लियर। तो फिर ये चीज होती है, फिर मेरी बात समझ आ गई। तो सुने, पॉपुलेशन डायरेक्टली लिंक्ड है किससे,
फर्टिलिटी मतलब सॉरी जो कितना फर्टाइल है सॉइल और कितना ज्यादा एलुवियल बड़ा ट्रैक्ट बना रहा है उससे लिंक्ड है। मेरी बात समझ आई? अब यूएसए में ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर है जहां पर प्लेन रीजन है और जहां पर खेती होती है। मेरी बात समझ गई? बाकी वहां पर रॉकीज में थोड़ी ना, वहां पे पहाड़ों में तो जनसंख्या कम है क्योंकि पहाड़ों में इतनी खेती नहीं हो सकती, तो वहां पर जनसंख्या कम है। मेरी बात समझ गई? जहां प्लेन रीजन है, तुम्हारे कोस्टल रीजन के आसपास है, वहां पॉपुलेशन है। सिमिलरली कनाडा में भी तुम देखोगे जहां पूरी बर्फ है वहां जनसंख्या नहीं है, जहां रॉकीज है वहां नहीं है। समझा गया? जो प्लेन रीजन है और समुद्र की तरफ है जहां पर मतलब ठीक ठाक मौसम है वहां पर है टोरंटो। मेरी बात समझ गई? बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा जो है तो वो होता है। इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन अगर आएगा मेंस में कि जो है डिपोजिशनल प्लेन जो है वो डायरेक्टली पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। समझ आ गया? टिप्पणी लिखिए, इस पर कमेंट कीजिए, लिख सकते हो तुम, ठीक है ना? कि पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्टिलिटी ऑफ अ रीजन। समझ में आ गया? और फर्टिलिटी में हम देखेंगे कि एलुवियल सॉइल ज्यादा कहाँ है। अब उत्तर प्रदेश में क्यों है सबसे ज्यादा जनसंख्या, मुझे बताओ? क्योंकि ज्यादा बड़ा वो क्या है, प्लेन है। मेरी बात समझ गई? ठीक है कि नहीं है? अच्छा डेक्कन में तुम देखोगे, डेक्कन में क्या है, पॉपुलेशन कम नहीं है। अगर तुम इंडिया से डेक्कन रीजन हटा दो, समझ में आ गया? या मतलब हम चलो चलो नॉर्थ हटा देते हैं, चलो नॉर्थ नॉर्थ हटा देते हैं, तब तुम देखोगे इंडिया की जनसंख्या बहुत कम है। मेरी बात मुझे समझ आ रही है? मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ है, नॉर्थ में ही तो है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये पूरा जो बेल्ट है, और अकेला उत्तर प्रदेश बिल्कुल रैंक 1 पे है। क्यों? क्योंकि बड़ा स्टेट है, तो ऑब्वियसली स्टेट बड़ा है तो क्या है, वहां पर फर्टाइल लैंड ज्यादा है, हर चीज होती है वहां पर। अब डेक्कन में क्या है, पथरीली जमीन है, पत्थर है, लावा पत्थर है। मेरी बात समझ में गई? ठीक है, तो क्या है, जो जो अलुवियल सॉइल है वो बहुत कम है, नदियों के अलॉन्ग है बस, इसलिए वहां खेती हो रही है। एज सच वहां पर क्या है, पथरीली जमीन है, बिल्कुल कम है वहां पर। इसलिए कम है क्योंकि वहां हार्श क्लाइमेट है। रेगिस्तान में क्या है, अच्छा वो तुम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, वहां पर क्योंकि थोड़ा सा वाटर अवेलेबल है तो जनसंख्या थोड़ा बहुत ज्यादा आती है, टूरिस्ट प्लेस भी है। समझ में आ गया? बाकी तो फिर यही चीज। समझ में आया? ये क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दूं मैं तुम्हें? अब वो तो मुझे सोचना पड़ेगा मुझे तो जो है, ठीक है। चलो पहले मैं तुम्हें लिखा देता हूँ फिर देता हूँ। चलो लिखे, these are the planes formed by, these are the planes formed by depositional planes, ठीक है। these are the planes formed by the deposition of materials, deposition of materials, deposition of materials brought by various agents of transportation। अब सुने, ट्रांसपोर्टेशन के एजेंट्स, इरोजन के एजेंट्स वही हैं। समझ आ गया? पानी, हवा, जो भी, ठीक है। लिखेंगे इसमें, ठीक, हिंदी में लिखेंगे इसमें, लिखेंगे इन मैदानों का निर्माण, इन मैदानों का निर्माण, लिखेंगे परिवहन के विभिन्न कारकों द्वारा, परिवहन के विभिन्न कारकों द्वारा किया जाता है, किया जाता है। अब सुने, अब सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पॉइंट है लिखेंगे रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, और रिवर्स, ठीक है। हाँ, डिपोजिशन का रिवर्स लिखेंगे। सम ऑफ द लार्जेस्ट डिपोजिशनल प्लेन्स, some of the largest depositional plains are located at the banks of the river, banks of the river, and it also includes, and it also includes, लिखेंगे
alluvial plains, flood plains and deltaic plains. समझ में आ गया? deltaic plains लिख दिया. some of the major civilization develops along these plains. देखेंगे along these plains. It includes Indo-Gangetic plains. Nile River plains, etc. These are the most productive regions of the world. And as a result, these plains are heavily populated. लिखें हिंदी में, इन मैदानों का निर्माण नदियों के किनारे अवसाद के जमा होने के कारण होता है. ठीक है. देखेंगे इसमें जलोढ़ मैदान, एलुवियल प्लेन को क्या बोलते हैं? जलोढ़ी बोलते हैं ना. अच्छा हाँ, जलोढ़ मैदान. फ्लड प्लेन को क्या बोलेंगे? फ्लड प्लेन्स. जरूर फ्लड प्लेन ही वैसे का एलुवियल प्लेन. हाँ, बाढ़ वाले मैदान लिखेंगे. बाढ़ वाले मैदान होता है ऐसा कुछ? नहीं, फ्लड प्लेन्स होता है ना. हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? है ठीक है, चलो ठीक है. लिखेंगे और डेल्टाइक मैदान शामिल हैं. डेल्टा मैदान शामिल हैं. आगे मैंने क्या बोला था इंग्लिश में? हाँ, लिखेंगे विश्व की प्रमुख सभ्यताएं इन्हीं मैदानों पे बसी हैं. लिखेंगे उत्पादकता की दृष्टि से यह मैदान अत्यंत समृद्ध होते हैं. लिख दिया. जिसके कारण यहाँ अधिक जनसंख्या पाई जाती है. समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 2, इसी में ही पॉइंट नंबर 2 सुने. सबसे पहले हमने क्या लिखा था? रिवर्स ना, रनिंग वाटर. दूसरा लिखेंगे ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स. हिमनद और आइस शीट दूसरा है. ठीक है. अब सुने क्या होगा कि ग्लेशियर्स और आइस शीट्स क्या होती है? हाँ, बर्फ ही होती है. सुनो, जैसे ग्लेशियर तो सुनो, ग्लेशियर हो गए पहाड़ों में.
अब पहाड़ों में ऊपर ऊपर से नीचे आएंगे तो पिघलेंगे, लेकिन नीचे आएंगे तो वो पिघल रहे हैं क्यों? नीचे गर्मी बढ़ रही है। लेकिन अब जो है कुछ जगह ऐसी हैं जैसे कि पोलर रीजन्स है जहां पर इतना ठंडा है कि हम देखेंगे दिस इज सी लेवल, तो सी लेवल पे जो है आपके ग्लेशियर पाए जाएंगे और ये ऐसे करके समुद्र में गिरेंगे। अब इनको हम बोलते हैं आइस शीट्स। क्या बोलते हैं? आइस शीट्स। कई किलोमीटर जितनी एक आइस शीट है और ये सी लेवल पे है जैसे कि पोलर रीजन्स में है। तो ऐसे करके ये आगे बढ़ते रहेंगे फिर समुद्र में गिरेंगे। तो ग्लेशियर और आइस शीट भी क्या बनाएंगे? मैदान बनाएगी। समझ में आ गया? तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तुम्हारा टिल प्लेन। क्या है? टिल प्लेन। लिखेंगे इस पे some plains are formed by glaciers and ice sheets समझ में आ गया? लिखेंगे एग्जाम्पल इसमें क्या होंगे? एग्जाम्पल outwash plains, till plains, outwash plain, till plains। समझ आ गया? outwash plain एंड till plain। ठीक, ये है टिल, TILL टिल। इसको कभी कभार ड्रिफ्ट भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ड्रिफ्ट प्लेन और ड्रिफ्ट प्लेन। ड्रिफ्ट प्लेन आइस वाला मतलब ये है कि जब बर्फ होती है, ग्लेशियर चलता है, तो उसमें ग्लेशियर बहुत ही भारी होता है, कई किलोमीटर और लाखों टन का। अब जब वो चलेगा, वैसे हमने अलग चैप्टर पढ़ना है क्योंकि इन सब के अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो जब वो चलेगा तो वो पहाड़ों को तोड़ता है। मेरी बात समझे कि जो उसके रास्ते में उसको तोड़ेगा, तो ऐसे करके तोड़ता तोड़ता जो है वो सारा मलबा डिपॉजिट करेगा। समझा? ग्लेशियर ऐसे करके आया, मलबा लेकर के आया, फिर पिघल गया। समझ आ गया? उसका मलबा यही रह गया। अब अगली बार फिर ग्लेशियर आया, समझ आ गया? तो करते 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 वो मिट्टी पत्थर ये सब डिपॉजिट कर देगा, तो उससे क्या बन जाएगा? प्लेन बन जाएगा। है ये जैसे तुम्हारा आइस शीट्स हैं, तो ये हम देखेंगे कि ये पोलर रीजन्स में बनेगा, या फिर हम देखेंगे कि मैदान जैसे हैं, जैसे कि पहाड़ों के जो मैदान है वहां पर ये आकर के छोड़ देते थे। ये हमें इंडिया में तो उतना देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। ये हमको जनरली वहां देखने को मिलता है पोलर रीजन्स और टेम्परेट रीजन्स में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्रों में ऐसे प्लेन मिलते हैं। मेरी बात में आ गई? ठीक है। तो ये कैसे है, क्या है, वो हम बाद में देखेंगे अलग चैप्टर इसके बारे में। इज इट क्लियर? तो आउटवॉश प्लेन और टिल प्लेन समझ आ गया? लिखेंगे इसमें। अच्छा, अब तीसरा लिखेंगे। तीसरा, अच्छा हिंदी में लिखेंगे, इन मैदानों का निर्माण हिमनद और आइस शीट्स द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। लिखेंगे जिसमें आउटवॉश प्लेन, टिल प्लेन या ड्रिफ्ट प्लेन शामिल हैं। समझ आए? इज इट क्लियर सिमरन? ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट लिख दिया हमने। यहाँ अब यहाँ देखिए, तीसरा होगा हमारा जो समुद्र की लहरें होती है। समुद्र की लहरें समझेंगे, वेव्स होती है, वो अपने साथ क्या लाएंगी? उन्होंने कहा मिट्टी लेके आती है, तो मिट्टी लेके आएंगी तो हम देखेंगे वो प्लेन बनाएगी, बीच बना देंगी ना, बीच। समझ आ गया? ऐसे तो प्लेन बनानी चलती है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें थर्ड है, क्या है? वेव्स। ठीक है, लहरें। ठीक है, लिखेंगे दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय the waves which brought sediment
which brought sediments with them, which brought sediments with them and deposit it in the coastal regions, in the coastal regions. It includes coastal plains, swamps, mud flats, tidal lowlands and estuarine lowlands. Tidal lowlands and estuarine, ESTUARINE, estuarine lowlands. समझ में आ गया? अच्छा, ये क्या होते हैं? ये हमारे पूरे अलग चैप्टर्स हैं. मेरी बात समझ आ गई? ठीक है. मतलब समुद्र की लहरें, हिंदी में लिखेंगे समुद्र की लहरें अपने साथ लिखेंगे अवसाद लेके आती है जो तटीय क्षेत्रों में जमा होकर तटवर्तीय मैदान, दलदल, मड फ्लैट्स, ज्वार भाटी समतल भूमि और एस्चुरी समतल भूमि का निर्माण करती है, तो समझा रहा है? इज इट क्लियर? ठंड लगी तुम्हें? तभी एक ने जो है दो को रखा, मतलब है अच्छी बात, ठंड लगनी चाहिए. इज इट क्लियर? नेक्स्ट टाइप ऑफ, इसमें लिखेंगे अब कौन सा टाइप हो गया? ये कौन सा पढ़ा था हमने? ये थर्ड था ना. अब लिखेंगे फोर्थ. अब हवा भी करेगी ऐसे, समझ आ गया? और हवा कहाँ करेगी मोस्टली? अभी बताया था एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में हवा बहती है. हवा बहेगी, सुने तुमने देखा होगा जब धूल चलती है रेगिस्तान में तो क्या होता है? पीली पीली जो है मतलब रेत उड़ती है. सुनो, उस पीली रेत के साथ बहुत ही फाइन लोएस पीली धूल होती है. वो बहुत ही महीन रेत तो हो गई मोटी कण वाली, वो तो कुछ देर चल के वो बढ़ जाती है नीचे. मेरी बात समझ गई? उसके बाद क्या होता है कि हल जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं पीली धूल के, वो उड़ के आते हैं. मेरी बात समझ गई? और वो इतने हल्के होते हैं कि वो डेजर्ट पार करते हैं, वो कॉन्टिनेंट्स पार कर लेते हैं. समझ आ गया? ओशियंस को भी पार कर लेते हैं. ऐसे भी होता है. मेरी बात समझ गई? डिपेंड करता है कि हवा किस हिसाब से चल रही है. और वहां वो जाकर जहां वो बैठेंगे, डिपॉजिट करेंगे, वहां पर वो पीली धूल से जो है बना हुआ रीजन बना देंगे. समझ आ गया? ऐसे रीजन को हम बोलते हैं बैनलैंड टोपोग्राफी, बैनलैंड. और ऐसे में फिर वो जिस पठार का निर्माण करेंगे प्लेट्यू, उसको हम बोलेंगे लोइस प्लेट्यू. क्या बोलेंगे? लोइस प्लेट्यू. पीला पीला सा जो है इस तरह से धूल वाला जो होता है. इज इट क्लियर? तो लिखेंगे इसमें फोर्थ लिखेंगे these plains are formed by the wind. These plains are formed by the wind in the arid or semi-arid regions. देखेंगे winds carries fine dust known as loess, LOESS. Fine dust known as loess with them from the deserts
लिख दिया। एंड डिपॉजिट द लोएस्ट in far regions, thus forming lowest plateau, समझ में आ गया? और ban land topography, समझ आ गया? ठीक है, बैन लैंड टोपोग्राफी बनाती है ये। इज इट क्लियर? ये चीज, दिस इज योर बैन लैंड टोपोग्राफी। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे इन मैदानों का निर्माण शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पवनों द्वारा लाई गई, बातें नहीं, पवनों द्वारा लाई गई महीन धूल के कण जिन्हें लोइस कहा जाता है, महीन धूल के कण जिन्हें लोइस कहा जाता है के द्वारा होता है। समझ में आ गया? लिखेंगे लोएस दूरस्थ क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, लोएस सुदूर क्षेत्रों में, इससे मेरी भी हिंदी अच्छी हो रही है। ठीक है, ठीक है ना? लोएस सुदूर क्षेत्रों में लिखेंगे निक्षेपित होकर लोएस पठार का निर्माण करती है, जिसे बैनलैंड स्थलाकृति भी कहा जाता है, मानसी समझ आ रहा है? ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये था तुम्हारा डिपोजिशनल प्लेन। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट तरह का प्लेन। सुनिए, हमने पहला प्लेन कौन सा देखा? पहला स्ट्रक्चरल प्लेन्स, दूसरा डिपोजिशनल प्लेन। ठीक है ना, डिपोजिशनल प्लेन, और एग्जाम में तुम्हारे डिपोजिशनल प्लेन से ही पूछा जाएगा क्योंकि उसमें क्लासिफिकेशन ज्यादा है। समझ में आ गया? स्ट्रक्चरल प्लेन से नहीं पूछा जाता, वो तो पहले से ही प्लेन है। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तीसरे तरह का प्लेन, दैट इज इरोजनल प्लेन। ठीक है, अब इरोजनल प्लेन कैसे बनेगा? इरोजन से बनेगा। ठीक है ना, तो थर्ड प्लेन लिखेंगे इरोजनल प्लेन। हिंदी में क्या बोलेंगे? अपर्दन, हाँ, अपर्दनीय मैदान। सुनो, इसमें आप तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है ना? अब अपर्दन कौन क्रिएट करेगा? इरोजन, हवा, पानी, जो भी है, समुद्री लहरें जो डिपॉजिट कर रही है वो इरोजन भी क्रिएट करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो लिखेंगे these planes are carved C-A-R-V-E-D। carved मतलब what is carving? तराशना। समझ आ गया? ठीक है, वर्ड्स तुम्हारे बड़े अच्छे होने चाहिए हैं। These planes are carved by the agents of erosion, full stop। लिखेंगे रेन, रिवर्स, आइस, wind and waves helps to smooth out the irregularities, मतलब जितने भी irregularities है उनको स्मूथ कर देगी।
helps to smooth out irregularities of the earth's surface, and in terms of millions of years, even high mountains can be transformed into the plains. Such plains are called इसको क्या बोलते हैं? पेनेप्लेन। क्या बोलते हैं? पेनेप्लेन। पेनेप्लेन का मतलब होता है ऑलमोस्ट प्लेन, लगभग मैदान। अब एग्जैक्टली तो नहीं बनेंगे वो, लेकिन क्या होगा, लगभग जो है मैदान जैसे वो बन जाएंगे। इट इज नोन एज पेनेप्लेन। समझ में आ गया? ठीक है जी, पेनेप्लेन हिंदी में लिखेंगे। इन मैदानों का निर्माण अपर्दन के विभिन्न कारकों द्वारा किया जाता है। अपर्दन के विभिन्न कारकों द्वारा। ठंडी हवा मेरे सर पे लग रही है, दर्द हो रहा है मेरा सर अब। ठीक है, पहले ये ठंडी की हवा नहीं दे रहा था, अब इतनी ठंडी हवा दे रहा है कि बिल्कुल दिमाग की दही हो रही है मेरी जो है। ठीक है, लिखो भाई। ये देखो उन्होंने सवाल बोला था कल से, तो मुझे लग रहा है कंबल लेके आएंगे, दोनों एक ही कंबल में रहेंगे ये लोग हैं। नहीं, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, लेकिन बैग को छोड़ो, वो पीछे तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, लिखो भाई। लिखेंगे क्या लिखा? कारकों द्वारा लिखेंगे वर्षा। वर्षा का है आजकल? वर्षा से याद आ गया मुझे, वर्षा भी तो थी एक, ठीक है ना? है अच्छा, घर पे लिखेंगे वर्षा। लिखेंगे सरिता, कुछ सरिता है यहाँ पर। हाँ ठीक है, सब लड़कियों के नाम है। वर्षा। लिखेंगे नदियां। लिखेंगे बर्फ। पवन है कोई यहाँ पर? पवन। लिखेंगे धरती की सतह के अनियमितताओं को समतल बना देती है, जिसके कारण लाखों वर्षों में पर्वत लगभग मैदान बन जाता है। देखेंगे इस प्रकार के मैदानों को पेनेप्लेन भी कहा जाता है। इस प्रकार के मैदानों को पेनेप्लेन भी, हिंदी इंग्लिश में एक ही रहेगा, ठीक है? इस प्रकार के मैदानों को पेनेप्लेन भी कहा जाता है। पेनेप्लेन का मतलब होता है ऑलमोस्ट प्लेन। समझ आ गया? ठीक है, तो पेने मतलब ऑलमोस्ट, जैसे पेनेलेन। समझ आ गया? ऑलमोस्ट। ठीक है, ये अच्छा आप लिखेंगे इसमें, तो इस तरह से हम देखेंगे वाटर भी क्रिएट करेगा, है ना, आइस भी क्रिएट करेगा। इसमें लिखेंगे अब इसी के नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इन ग्लेशिएटेड रीजन्स मतलब जहां पर बर्फ है, ग्लेशियर है। इन ग्लेशिएटेड रीजन्स लिखेंगे द प्लेन्स फॉर्म्ड in glaciated regions, the plains formed are termed as ice scarred plains. मतलब बर्फ ने जो है उसको स्कार कर दिया, मतलब तोड़ दिया है और मैदानों का निर्माण कर दिया। लिखेंगे हिमनद क्षेत्रों में आइस स्कार्ड, SCOURED, आइस स्कार्ड प्लेन्स। लिखेंगे हिमनद क्षेत्रों में
बर्फ आइस स्कार्ड मैदानों का निर्माण करती है, आइस स्कार्ड मैदानों का निर्माण करती है। समझ में आ गया? ठीक, लिखेंगे इसके नीचे नेक्स्ट। इन द एरिड और सेमी एरिड रीजन्स, इन द एरिड और सेमी एरिड रीजन्स, यहां देखो एरिड और सेमी एरिड रीजन में कौन तराशेगा? हवा, है ना। अब सुनिए, जैसे मान लेते हैं ये माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स है इस तरह से। अब वो क्या करेगा? माउंटेन्स को वो तराशेगी और धीरे धीरे करके ये माउंटेन्स जो है ऐसे में जो है यूं करके इस तरह से करते 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 जो है ये फाइनली ऐसा हो गया। मेरी बात समझ गई? ये यूं हो गया। मेरी बात समझ गई? ये पहाड़ ऐसा था और अब फाइनली जो है कुछ इस तरह से जो है ये ऐसा हो गया है। कभी तो ऐसा रहा होगा। और अब हम देखेंगे ये जो मैदान बना, अच्छा ये मैदान क्या माउंटेन के फुट पे नहीं है? तो फुट के लिए क्या यूज करते थे हम? पेडिक्योर। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? पेडिमेंट। क्या बोलेंगे? पेडिमेंट। मेरी बात समझ आ गई? तो मेंट क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्स है। मेरी बात समझ गई? सेडिमेंट्स। अब साथ तो ऐसे प्लेन को हम बोलेंगे पेडिमेंट। ये ठीक है। तो लिखेंगे क्या? तुमने क्या लिखा पहले? इन द सेमी एरिड रीजन्स लिखेंगे द विंड, लिखेंगे द विंड्स, लिखेंगे वेयर्स बैक द माउंटेन स्लोप्स, WEARS, वेयर्स बैक द माउंटेन स्लोप्स and form the pediments, and form the pediments. It is also known as pediplane. समझ आ गया? It is also known as pediplane. पेडिप्लेन। ठीक। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पवनों द्वारा पर्वतों की ढाल का अपर्दन करके, क्या? पवनों द्वारा पर्वतों की ढाल का अपर्दन करके लिखेंगे जिस मैदान का निर्माण होता है उसे पेडिमेंट या पेडिप्लेन भी कहते हैं। पेडिमेंट या पेडिप्लेन भी कहते हैं। इतना समझ आ गया? ठीक है। ये तो ये जो है हो गया कंप्लीट। समझ आ गया? ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इज इट क्लियर? वी हैव स्टडीड माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, भैया देखें फ्लड प्लेन्स। ठीक है, तुमने देखे होंगे ये। ठीक है, ये दिख रहा है, ये नदी है। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, ये नदी जो है, ये देखो, ये जो मैदान बना रखा है इसने अगल बगल बना रखा है। तो अब क्या है कि ये डिपोजिशन है। मेरी बात समझ गई? नदी मान लेते हैं कभी ऐसी रही होगी और अब जो है उसको क्या होगा, उसको बोलते हैं ब्रेडेड स्ट्रीम, मतलब टूट चुकी है उस तरह से। और यहां पर तुम देख रहे हो, यहां पर मिट्टी बैठ रही नहीं बैठ रही है, ये मिट्टी बैठ रही है और हम देखेंगे यहां पर मैदान बनता जा रहा है। उसी तरीके से ये वाला जो मैदान दिख रहे हो ना, ये भी ऐसी बना था। नदी के जो है मार्ग, मतलब उसका कोर्स एक जैसा नहीं रहता। कभी वो यहां से ऐसी आती रही होगी तो ये प्लेन बन गया, और तुम देख सकते हो ये दिख रहे हो इस तरह से। इसका मतलब नदी ऐसे करके काटती आ रही थी, धीरे धीरे कर नदी शिफ्ट हो रही है, और हम देखेंगे ये पूरा प्लेन बनता तुम्हारा जा रहा है। समझ में आ गया? मतलब ये जगह कभी फ्लडेड थी
और ऐसे हम देखेंगे जितने भी हैं मैदान ऐसे बनेंगे। अब नदी यहाँ शिफ्ट हो गई, अब यहाँ पर जो है अच्छी खेती होगी, यहाँ गांव बसेंगे, गांव के बाद यहाँ शहर बस जाएंगे। तो ये दिख रहा है आपको उनको, तो दिस इज योर फ्लड प्लेन। हाँ बिल्कुल, तो उससे खतरा तो बना ही रहता है, बिल्कुल ये होता है। ठीक है ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, फ्लड प्लेन्स के बाद डेल्टाइक प्लेन्स है ना। डेल्टाइक प्लेन्स, डेल्टा के मैदान, जैसे सुंदरबन डेल्टा। नदी जा रही है, ये समुद्र में चली गई, ठीक है, नदी समुद्र चली गई, और यहां पर तुम देख रहे होंगे ये दिख रहा है पूरा, ठीक है, ये पूरा जो है ये तुम्हारा डेल्टाइक प्लेन बन जाएगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा ये डेल्टा बन रखा है इस तरह से, ठीक है ना, ये पूरा जो है ये बन रखा है, तो नदी ध्यान देना समुद्र में जा रही है, इज इट क्लियर, ठीक है ना, ये चीज है। अब अगर मान लेते हैं नदी जो है, एक नदी सीधा समुद्र में चली गई, या फिर जो है बट करके समुद्र में चलेगी, तो अगर वो बट करके समुद्र में चलेगी तो डेल्टा बन जाएगा। और अगर एक नदी सीधा समुद्र में गई या दो में टूटी तो उसको हम बोलेंगे एस्चुरी, तो वो बनाएगी एस्चुरी, समझ आ गया। और अगर वो बहुत ज्यादा ब्रांचेस में टूट गई तो बनाएगी डेल्टा, समझ आ गया। तो इस तरह से जो है ये आपका प्लेन डेवलप हो जाता है, इज इट क्लियर। अच्छा फिर हमने क्या देखा था, बताना जरा, कौन कौन से प्लेन देखे थे हमने, नाम पढ़ो उनका। ना स्ट्रक्चरल प्लेन नहीं, डिपोजिशन बताओ, डिपोजिशन में, डिपोजिशन में क्या था, एक तो फ्लड प्लेन ये हो गया, फिर एलुवियल प्लेन, वो तो पता चल ही जाएगा, एलुवियल है, टिल, हाँ सुनो, आउट वॉश प्लेन, आउट वॉश प्लेन्स, ध्यान देना ये कहां पर होगा, ग्लेशिएटेड रीजन्स में होगा, जहां बर्फ है, दिख रहा है इस तरह से, ये ध्यान देना, ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर आ रहा है, ठीक है। अब ग्लेशियर करते करते आते 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 वो और उसकी जो नदियां हैं, देखो ये पूरा सेडिमेंट है, उसने ये अगल बगल सारा सेडिमेंट बिठा रखा है, और ये लैंड है, ये नदी नहीं है, ये लैंड है, इस तरह से है। तो हम देखेंगे ये बन गया तुम्हारा आउट वॉश प्लेन, मतलब ग्लेशियर से जो नदियां आई उसने जो है जितना सेडिमेंट था उसको वॉश कर दिया, समझ आ गया। जैसे तुम जो है पानी डाल करके जो है सीक वाले झाड़ू से वॉश करते हो, समझ आ गया, तो पूरा तुम धुल देते हो उसको। तो नदियों ने क्या किया, ग्लेशियर से आई हुई नदियां, सिंपल सी बात है, यहाँ पर नॉर्मल रिवर नहीं है, इसको हम बोलेंगे फ्लूवियो ग्लेशियल। फ्लूवियो ग्लेशियल का मतलब होता है ग्लेशियर से जो नदियां उत्पन्न हो रही है, एग्जैक्टली वहां पर वो क्या कहे, उसको धुल देंगी, उस ये सेडिमेंट है, इसको धुल देंगी, फिर वो चारों तरफ फैला देंगी, इसको हम बोलेंगे आउट वॉश प्लेन, समझ आ गया, ठीक है, आउट वॉश प्लेन बोल देंगे। इसका एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देख लेंगे, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, देखो ये एग्जैक्टली ग्लेशियर खत्म हो रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखो पूरा मलबा अपने साथ लेके आ रखा है, और यहां से देखो स्ट्रीम बन रही नहीं बन रही है, स्ट्रीम बन रही है, पिघल रही है, और ये पूरा प्लेन क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आउट वॉश प्लेन है, दिख रहा है, ठीक है ना। और ये क्या होगा इसमें, क्योंकि फाइन सेडिमेंट भी है, ठीक ठाक, तो कई सालों बाद जो है अगर मान लेते हैं ग्लेशियर पीछे हट गया तो ये पूरे रीजन में हरी घास उग जाएगी, और हम देखेंगे वहां पर, तुमने देखा होगा कि हॉलीवुड की फिल्मों में जो है बिल्कुल गाय चल रही है वहां पर, समझ आ गया, और हीरो हीरोइन गाना गा रहे हैं बिल्कुल जो है ना, बहुत ही सुंदर सीनरी जो जाती है, इज इट क्लियर, ठीक है, ये चीज है, इज इट क्लियर। अच्छा ये भी देखो, ये भी एक आउट वॉश प्लेन है, तुम देख रहे हो वो पहाड़, वो दूर पहाड़ है, और ये पूरा नदियों ने ये बना दिया है, दिस इज आउट वॉश प्लेन, इज इट क्लियर। फिर हमने क्या देखा था, टिल प्लेन, ठीक है, टिल प्लेन, टिल प्लेन्स, ठीक है, ये देखो तुम टिल प्लेन्स, ये दिख रहा है। ग्लेशियर आया, उसने अपने साथ जो है मलबा लेके आया, ठीक है, टिल बोलते हैं, बोलते हैं ग्लेशियर टिल, वो उसने डिपॉजिट कर दिया और ये पूरा मैदान बन गया। अब यहाँ पर देखो घास उग गई, फिर ये गाय चढ़ रही है तुम्हारी,
मेरी बात समझ में? ठीक है। अब ये क्या होता है यहाँ, ठीक है, ठंडा रहता है, ठीक है, नमी रहती है, और ये तुम्हारी जो है हरी घास उगती है, और इस पे जो जब वो खाएगी, समझे, गाय खाएगी तो अच्छा दूध देगी उसको। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये चीज। तो दिस इज योर पास्टर लैंड, इसको हम पास्टर लैंड बोलते हैं। चारागाह भूमि को हम बोल देते हैं, ठीक है ना, ये चीज। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही। इसको हम कल, मतलब हाँ, ये चैप्टर हो गया तुम्हारा कंप्लीट, और हम अब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा तुम्हारा